जिलाधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, 2 सहसचिव, कोषाध्यक्ष, ग्रंथपाल और 5 कार्यकारिणी सदस्य मिलाकर 12 पदों के लिए नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर की शाम तक 23 अधिवक्ता प्रत्याशियों ने अपना नामांकन फॉर्म जमा किया है। खास बात यह है कि शेष पदों को छोड़कर अध्यक्ष के लिए दूसरे दिन किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन फॉर्म जमा नहीं किया, जिससे साफ हो गया है कि अध्यक्ष पद के लिए अब 2 ही प्रत्याशी अनिल मंगलानी और प्रवेश मलिवार का ही नामांकन निर्वाचन अधिकारी के पास जमा है और संभवतः इन दोनों ही प्रत्याशियों के बीच अध्यक्ष का रोमांचक, रोचक और संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिलेगा। जहां जिलाधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी में प्रवेश मलिवार एक बार अध्यक्ष रह चुके हैं, वहीं अनिल मंगलानी भी जिलाधिवक्ता संघ के सचिव पद की जिम्मेदारी निभा चुके हैं और दोनों ही अनुभवी हैं। हालांकि इस बार ज्यादा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन जमा नहीं किया है। मसलन अध्यक्ष के 2 प्रत्याशी, उपाध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी, सचिव के लिए 3 प्रत्याशी, 2 सहसचिव के लिए 3 प्रत्याशी, कोषाध्यक्ष के लिए 2 प्रत्याशी, ग्रंथपाल के लिए 3 प्रत्याशी, कार्यकारिणी के 5 सदस्यों के लिए 7 फॉर्म जमा हुए हैं, जिससे प्रत्याशियों के बीच नेक टू नेक संघर्ष दिखाई देगा। हालांकि आज 30 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म की जांच और नाम वापसी के बाद तय हो जाएगा कि कौन योद्धा जिला अधिवक्ता संघ चुनाव के रण में लड़ने उतरेगा। नामांकन फॉर्म जमा करने की 2 दिनों की नियत तिथि 29 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक 12 पदों के लिए 23 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन जमा किया है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अनिल मंगलानी, प्रवेश मलिवार, उपाध्यक्ष पद के लिए शंकर कनौजिया, सत्यप्रकाश सुलखे, पीयूष ब्रह्म, सचिव पद के लिए आनंद टेमरे, विकास श्रीवास्तव, महेंद्र मधु बिसेन, सहसचिव पद के लिए शुभम बोस, पंचम लाल खैरवार, धनंजय देशमुख, कोषाध्यक्ष के लिए राकेश सिंगारे, संजय अग्निहोत्री, ग्रंथपाल के लिए मुकेश कुमार लिल्हारे, अशोक शर्मा, राकेश सिंगारे और कार्यकारिणी सदस्य के लिए दीपेश मोहारे, राकेश सिंगारे, किशोर कुमार चौधरी, हर्षमिंदर भाटिया, दुर्गेश लिमजे, नरेंद्र कुमार धुआरे एवं अशोक शर्मा ने नामांकन दाखिल किया है। 29 अक्टूबर को जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की गई 361 अधिवक्ताओं की मतदाता सूची को लेकर 2 आपत्ति लगाई गई थी, जिसे निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी ने प्रस्तुत आपत्ति की जांच के बाद निरस्त कर दिया है। हालांकि नए अधिवक्ताओं के पंजीयन को लेकर राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देशानुसार 1 नवंबर के निर्धारित समयावधि पर यदि कोई नया अधिवक्ता अपना पंजीयन करा लेता है तो वह जिला अधिवक्ता संघ की मतदाता सूची में शामिल होकर मताधिकार कर सकता है, जिसको लेकर सहायक निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता प्रदीप सोनी ने बताया कि ऐसी संख्या कम ही होगी, जिससे अधिवक्ता मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या में मामूली संख्या की बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ चुनाव चालू है। चुनाव में एक बार लिस्ट, वोटर लिस्ट फाइनल हो जाती है, उसके बाद में नए नाम नहीं जुड़, उसके बाद फॉर्म लेना और बाकी चीज़ें, वोटर लिस्ट प्रकाशन के बाद नाम नहीं जुड़ते हैं। यहाँ पर 10 लोगों के नाम जोड़े गए हैं, उसके लिए हमने आपत्ति आज दी है, जो डिसाइड होगी। कब लिस्ट प्रकाशन की गई थी? कभी 28/10 को। उसके बाद फिर नाम जोड़े? फिर नाम जोड़ेगा। क्या लगता है क्यों जोड़ा गया नाम? कि आप बोले कि पहले तो कभी ऐसा होता नहीं था। एक्चुअल किसी भी चुनाव में होता नहीं है, लेकिन स्टेट बार ने कहा कहना कि वेरिफिकेशन होने के बाद में जिनके होते जाएंगे उनके नाम जोड़े जाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति यदि रही तो 12 तारीख को जब इलेक्शन होगा उस दिन भी लोग आगे खड़ा हो जाएगा, मेरा नाम जोड़ा जाएगा, वेरिफिकेशन हो गया। इसलिए हमारी आपत्ति की उसको रोका जाएगा, जो नाम जोड़े जाए हटाया जाए। जिलाधिवक्ता संघ की चुनावी रणफेरी बजने के बाद इस वर्ष जिलाधिवक्ता संघ के चुनाव में विश्लेषकों के अनुसार दिग्गजों के उतरने की भी संभावनाएं, अटकलें जाहिर की गई थी, लेकिन नामांकन फॉर्म की अंतिम तारीख तक दिग्गजों की ज्यादा रुचि चुनाव को लेकर दिखाई नहीं दी। वहीं पूर्व अध्यक्ष रहे पृथ्वीराज भैरम ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म लिया था, लेकिन अंतिम समय तक उन्होंने नामांकन फॉर्म जमा नहीं किया। बताया जाता है कि किसी अध्यक्ष के समर्थकों के कहने पर उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के लिए लल्लन सिंह ने भी फॉर्म खरीदा था, लेकिन उन्होंने भी अपना नामांकन जमा नहीं किया। इसके अलावा और भी ऐसे कुछ अधिवक्ता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने की मंशा से नामांकन फॉर्म तो लिया था, लेकिन वह नामांकन फॉर्म के अंतिम समय तक अपना नामांकन फॉर्म जमा नहीं किया। बहरहाल इसके पीछे की कहानी क्या है यह तो वे जाने, लेकिन जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव की रोमांचकता बरकरार है, जो आज नामांकन फॉर्म की जांच और नाम वापसी के बाद और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके बाद ही अधिवक्ता संघ के चुनावी समर में खड़े होने वाले वास्तविक योद्धाओं का पता चलेगा।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में प्रदेश के कर्मचारियों को 8% महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि की 50% राशि दीपावली के पूर्व अक्टूबर के वेतन में दिए जाने की घोषणा की गई है, जिससे राज्य कर्मचारियों में खुशी है। लेकिन विद्युत वितरण कंपनी प्रबंधन द्वारा इसे विद्युत कर्मियों के लिए लागू नहीं किए जाने से विद्युत कर्मियों में आक्रोश देखा जा रहा है। 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश यूनाइटेड फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स के बैनर तले विद्युत अधिकारी एवं कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर विद्युत कंपनियों द्वारा सरकार की घोषणा का लाभ नहीं दिए जाने पर असंतोष व्यक्त करते हुए आगामी 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया है। यूनाइटेड फोरम जिला संयोजक कार्यपालन अभियंता लक्ष्मण सिंह वलके ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य के सभी कर्मचारियों को दीपावली पूर्व अक्टूबर के वेतन के साथ 8% डीए एवं इंक्रीमेंट की बकाया राशि का 50% देने की घोषणा को प्रदेश की विद्युत कंपनियों के प्रबंधन द्वारा न मानने के कारण आज दिनांक तक आदेश प्रसारित नहीं किए गए हैं, जो प्रबंधन के विद्युत कर्मियों के प्रति असंवेदनशीलता एवं हठधर्मिता को प्रदर्शित करता है। इस संबंध में ऊर्जा मंत्री से गत 26 अक्टूबर एवं कंपनी प्रबंधन से 27 अक्टूबर को चर्चा के बावजूद किसी प्रकार का हल नहीं निकलने के कारण फोरम ने आगामी 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया है। इसके अलावा हमारी अन्य 3 सूत्रीय और मांग है, जिसमें 2004 से भर्ती कर्मियों को एनपीए अंशदान का लाभ देने, संविदा अधिकारी कर्मचारियों को डीए एवं वेतन वृद्धि का लाभ देने तथा आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस देने की मांग है। दिनांक 1 तारीख को हम लोग 1 नवंबर को हम लोग अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने वाले हैं, जिसमें हमारी 5 मुख्य मांगे हैं। जो राज्य शासन द्वारा जो डीए की घोषणा की गई है और जो बकाया हमारा जो इंक्रीमेंट का जो एरियर की राशि की जो घोषणा की गई है, वो हमारी विद्युत वितरण कंपनियां हमको उपलब्ध नहीं करा रही है। जो निर्देश दिए गए हैं शासन की तरफ से, जो एक आदेश जारी किया गया है कि अक्टूबर की सर्दी में इनको नवंबर में दिया जाए, उसका आदेश हमारी विद्युत वितरण कंपनियां नहीं निकाली गई है। इसके विरोध में हम लोग 1 तारीख को हम लोग ये कार्य बहिष्कार करने वाले हैं। इस दौरान आज दोपहर कार्यालयीन समय पर की गई गेट मीटिंग में अधीक्षण यंत्री एम.के. कुरैशी, फोरम जिला संयोजक बालाघाट, कार्यपालन अभियंता लक्ष्मण सिंह वलके, पारास्यूनी कार्यपालन अभियंता प्रमोद गेडाम, अर्धशहरी कार्यपालन अभियंता शिवम खरे, प्रांतीय सचिव राजीव रंजन, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष आई.डी. पटले, वृत्त सचिव चंद्राकार चंद्रहास, सहायक अभियंता शहर हुकुमचंद यादव, मीडिया प्रभारी शिव भुवनेश्वर, पंशीला खोबरागड़े, वंदना इंगोली सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मुख्यालय में निवासरत बंगाली परिवार दीपावली पर काली पूजा करता है। एक जानकारी के अनुसार विगत 57 वर्षों से जिले में बंगाली परिवार काली पूजा करता चला आ रहा है, किंतु विगत 5 वर्षों से बड़े स्वरूप में मां काली की स्थापना कर 4 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। बताया जाता है कि जहां दीपावली पर पूरे देश में लोग महालक्ष्मी और प्रथम आराध्य भगवान गणेश का पूजन करते हैं, वहां बंगाल दीपावली दिन मां काली की पूजा की जाती है। बंगाली परंपरा में दिवाली को काली पूजा भी कहा जाता है। मां काली की पूजा को लेकर धार्मिक मान्यता अनुसार रोचक कथा है। मान्यता है कि मां काली इसी दिन 64,000 योगिनियों के साथ प्रकट हुई थी और उन्होंने रक्त बीज सहित कई असुरों का संहार किया था। माना जाता है कि आधी रात को मां काली की विधिवत पूजा करने पर मनुष्य के जीवन के संकट, दुख और पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं, शत्रुओं का नाश हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय चंडमुंड और शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। उन्होंने इंद्रलोक तक पर अधिकार करने के लिए देवताओं से लड़ाई शुरू कर दी। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे दैत्य रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने माता पार्वती, जो जगत जननी के रूप में पूजी जाती हैं, के रूप में अम्बा को प्रकट किया। माता अम्बा ने इन राक्षसों का वध करने के लिए मां काली का भयानक रूप धारण किया और अत्याचार करने वाले सभी दैत्यों का वध कर दिया और उन्होंने संसार के सभी जीवों को आशीर्वाद दिया। इसलिए कार्तिक अमावस्या को सर्व दुख हारिणी, सदा रक्षा करने वाली सुखदात्री जगन्माता काली की विधिवत पूजा का विधान बना। पश्चिम बंगाल में इस पवित्र पूजा को शक्ति पूजा भी कहते हैं। मां काली के सामने अखंड दीपक जलता रहता है। जो लोग शत्रु, मुकदमों और धन के अभाव से पीड़ित हैं और जीवन में शांति चाहते हैं, वे भी इस दिन पूरी रात जागकर मां काली का जाप करते हैं।
काली पूजा के लिए मां काली की नई मूर्ति की स्थापना की जाती है और कोई विद्वान पंडित शुद्ध मंत्रों और विधि विधानों से उनकी पूजा करवाते हैं। इसी मान्यता को लेकर मुख्यालय में निवासरत बंगाली परिवार प्रतिवर्ष दीपावली पर मां काली की प्रतिमा की स्थापना करते हैं और पूरी रात उसकी पूजा अर्चना करते हैं। बंगाली परिवार द्वारा श्री श्री सार्वजनिक बंगाली काली पूजा समिति के माध्यम से की जाने वाली शक्ति पूजा को लेकर सपन कुमार ने बताया कि मुख्यालय में विगत 57 वर्षों से बंगाली परिवार दीपावली की रात मां काली की पूजा करता आ रहा है, लेकिन विगत 5 वर्षों से बड़े स्वरूप में प्रतिमा स्थापना कर शक्ति पूजा की जाती है। दीपावली की रात 12 बजे के बाद मां की पूरी रात विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। चूंकि इस वर्ष दीपावली 4 नवंबर की है, इसलिए नगर में बंगाली दुर्गोत्सव समिति द्वारा विराजित किए जाने वाले स्थल पर शक्ति पूजा में मां काली की प्रतिमा स्थापना की तैयारी की जा रही है। इस दिन मां की प्रतिमा विराजित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी और 7 नवंबर तक प्रतिमा की स्थापना कर उसका विसर्जन किया जाएगा। बाइट। बंगाली परिवार काली पूजा समिति के नाम से की जाने वाली शक्ति पूजा के लिए अध्यक्ष अरुण सामंत, उपाध्यक्ष स्वरूप सामंत, मनोज चक्रवर्ती, तपन कुमार खा, सनत कापास, सचिव संजू बेरा, सुधीर राय, स्वप्न कुमार खा, सुखदेव फदीकार, मोन्टू चौधरी, सहसचिव उत्तम दास, रविंद्र मिश्रा, बापी घोड़ई, विश्वजीत मंडल, गोपाल बेरा, कोषाध्यक्ष रंजीत चौधरी, उप कोषाध्यक्ष तापस कांडार, अनिमेश बेरा, कुमार जीत घोष, पूजा प्रभारी सुनील चौधरी, अनूप चौधरी, कार्तिक घाटा, दिनेश घाटा, स्वरूप चानक, अजीत मान्ना सहित समिति सदस्य जुटे हैं। पूजा तो एक्चुअली अपन बालाघाट में 57 सालों से करते हुए आ रहे और बड़े रूप से आज 5 साल से कर रहा हूँ इसी जगह पर, ये क्या बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल ग्राउंड में। जी बताएंगे क्या विधि विधान रहती पूजा की और क्या परंपरा है विशेष रूप से काली जी की? काली जी का परंपरा ये है, काली जी एक्चुअली इसी अमावस्या रात को निकली थी, तो इसीलिए अपन जैसा दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के बाद 12 बजे के बाद तो ये उस समय काली जी की पूजा करते हैं। तो अब वो रात भर पूजा होती है, फिर दूसरा दिन से और 3 दिन तक के पूजा होते हैं। फिर उसके बाद ये 4 तारीख को यह बैटरी है काली जी और 7 तारीख तक के इसकी पूजा होती है, फिर विसर्जन सिलाना कार्यक्रम होते हैं। तो ये विशेष रूप से बंगाल साइड की ये परंपरा है, बंगाल साइड की ही है। बंगाल में इसके बहुत प्रभाव है, जैसा दुर्गा जी में प्रतिमा बैठती है, इसका भी जगह जगह में प्रतिमा। जी टीवी के सीरियल मीत में गोंड जनजाति को लेकर की गई टिप्पणी से पूरा गोंड जनजाति समाज आहत है और अब वह गोंड जनजाति के प्रति सार्वजनिक रूप से घृणा भाव प्रस्तुत करने वाली टिप्पणी को लेकर टीवी सीरियल के निर्देशक, राइटर और कलाकार पर कार्यवाही की मांग कर रही है। बताया जाता है कि जी टीवी में प्रसारित सीरियल मीत के एक पार्ट के दौरान कलाकार द्वारा गोंड शब्द के साथ जो वाक्य कहे गए हैं वह गोंड जनजाति को अपमानित करने वाले हैं, जिसको लेकर सर्व आदिवासी समाज संगठन के बाद अब गोंड समाज महासभा ने टीवी सीरियल मीत के निर्देशक, राइटर, निर्माता और कलाकारों पर कार्यवाही की मांग की है। गोंड महासभा ने महामहिम राष्ट्रपति, गृह मंत्री भारत सरकार, मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष को प्रेषित ज्ञापन में सीरियल के निर्माता, निर्देशक, राइटर और कलाकारों पर मामला दर्ज किए जाने की मांग करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। गोंड समाज महासभा जिलाध्यक्ष राधेलाल मस्कोली ने कहा कि संपूर्ण भारत में गोंड जनजाति की जनसंख्या लगभग 1.13 करोड़ है और गोंडों की तुलना गवार, जोकर से सीरियल में उपयोग किए गए वाक्य में किया जाना गोंड जाति के प्रति सार्वजनिक रूप से समाज में घृणा और अपमान की भावना रोपित करता है, जिससे भारत की संपूर्ण गोंड जनजाति अपमानित महसूस कर रही है। जी टीवी में चल रहा जो सीरियल है मीत बदलेगी अपनी रीत में जो गोंड समाज के ऊपर जो टिप्पणी की गई है उस सीरियल में, उस टिप्पणी के खिलाफ में उस सीरियल का जो निर्देशक जो है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इस विषय को लेकर के हम माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास आए हैं उनको ज्ञापन देने ताकि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
काफी लंबे समय से कन्या महाविद्यालय में एमएससी की कक्षाओं को खोलने की मांग उठ रही थी और अंततः विश्वविद्यालय ने जिले के कन्या महाविद्यालय में एमएससी बॉटनी और जूलॉजी की अनुमति दे दी है, जिसके लिए 60 सीटें आवंटित की गई हैं, जिसमें प्रवेश के लिए पोर्टल भी ओपन कर दिया गया है। वहीं पोर्टल ओपन होते ही प्रवेश लेने वाली छात्राओं की संख्या भी बढ़ गई है। एक जानकारी के अनुसार पोर्टल खुलने के पहले ही दिन 120 छात्राओं ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है, जिसके आधार पर महाविद्यालय मेरिट सूची तैयार कर 1-2 दिनों में लिस्ट निकालकर चयनित छात्राओं को प्रवेश देगा और दीपावली के बाद से एमएससी की कक्षाएं लगना भी प्रारंभ हो जाएंगी, जिसको श्रेय लेने को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने कहा कि विगत लंबे समय से और विगत समय एनएसयूआई द्वारा पूरे जिले में ओबीसी छात्रों को लेकर छात्रवृत्ति, कन्या महाविद्यालय में एमएससी की कक्षाओं को प्रारंभ करने तथा महाविद्यालय में सीट वृद्धि को लेकर महाविद्यालय में तालाबंदी अभियान किया गया था, जिसमें प्रशासन ने आश्वस्त किया था कि कन्या महाविद्यालय में एमएससी की कक्षाओं को प्रारंभ करने को लेकर प्रयास किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आज कन्या महाविद्यालय में एमएससी कक्षाओं की स्वीकृति मिल गई है और इसमें प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है, जिसके लिए हम कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और महाविद्यालय प्राचार्य दिनेश मेश्राम का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने एनएसयूआई की मांग को गंभीरता से लेकर छात्र हित में प्रयास किया। एनएसयूआई के द्वारा लगातार कई सालों से, कई वर्षों से मांग करती जा रही थी कि गर्ल्स कॉलेज में पीजी कोर्सेज स्टार्ट होना चाहिए और हमारी मांगे जो अभी विगत कुछ दिन पहले हमने पूरे जिले के 14 महाविद्यालय में जो तालाबंदी की थी, उसमें जो 4 सूत्री मांगे थी हमारी, जिसमें सबसे पहली मांग थी ओबीसी छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, गर्ल्स कॉलेज में पीजी कोर्स स्टार्ट किया जाए और सीटें बढ़ाई जाए। उसके साथ साइंस कॉलेज का भी हमारा प्रमुख मुद्दा था। तो हमारी शासन प्रशासन ने, तहसीलदार महोदय ने और कलेक्टर महोदय का हम एनएसयूआई के माध्यम से बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने अपने प्रयासों से, और कॉलेज प्रबंधक का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने अपने प्रयासों से और हमारा जो प्रेशर बना उसके माध्यम से गर्ल्स कॉलेज में आज एमएससी की सीटें प्रारंभ हो गई है। तो कहीं ना कहीं एनएसयूआई की जीत है। एनएसयूआई लगातार ऐसी छात्र हितों में लड़ाई लड़ने का काम करते आ रही है। आज बालाघाट जिले के अग्रणी महाविद्यालय शासकीय कन्या महाविद्यालय में आज 2 सीटों के लिए आवेदन आया बच्चों के एमएससी के लिए। एमएससी की लड़ाई हमेशा चलती आई है। साइंस कॉलेज नहीं खुल पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोर्स स्टार्ट होने से बच्चों को बहुत सहूलियत होंगी। वहीं कन्या महाविद्यालय प्राचार्य दिनेश मेश्राम ने बताया कि महाविद्यालय के एमएससी कक्षाओं के प्रारंभ करने को लेकर संसाधन की कमी नहीं है। पहले से ही महाविद्यालय में 7 प्राध्यापक पदस्थ हैं, इसलिए प्राध्यापकों की भी कमी नहीं है। बस कक्षाएं कम होने से एमएससी की कक्षाएं प्रातः 8 बजे से लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से अनुमति मिलने के बाद प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। जल्द ही मेरिट के आधार पर आवंटित सीटों के लिए छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा और दीपावली के बाद कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। कन्या महाविद्यालय में एमएससी बॉटनी और जूलॉजी की कक्षाएं प्रारंभ होने से जिले के अग्रणी महाविद्यालय जटाशंकर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संख्या का भार कम होगा और छात्र छात्राओं को प्रवेश एवं अध्ययन करने में परेशानी नहीं होगी।